अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है चाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 सीरीज ZX 2023 मॉडल। ये लैंड क्रूज़र की 300 सीरीज है और ये 200 सीरीज के ऊपर काफ़ी अपग्रेड है। किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में, लेकिन ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से भी ऑलमोस्ट डबल है। तो डबल प्राइस के लिहाज से इसमें जो फीचर्स आते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। इसमें सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया है, लेकिन फीचर्स मोर और लेस LC200 सीरीज जैसे ही हैं। इसमें जो फीचर्स आते हैं क्या वो वर्थ इट है या नहीं। आप 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं या नहीं, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 7 करोड़ 90 लाख रुपए है। ये गाड़ी 2023 मॉडल है, ब्रांड न्यू है और 24 इंपोर्ट है। साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मोर और लेस LC200 सीरीज जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत सारा डिफरेंट कर दिया गया है। जैसे कि हेडलाइट्स काफ़ी छोटी कर दी गई हैं, 200 सीरीज में बहुत बड़ी आती थी। फिर इसके अलावा बोनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए हैं, जो कि इनिशियली LC200 सीरीज में नहीं थे, फेसलिफ्ट के बाद आए थे। लेकिन यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो कोई खास नहीं है, सिर्फ लुक्स ही चेंज की गई हैं। फीचर्स यहाँ पे पहले वाले ही हैं। पिछली 200 सीरीज में भी रडार आता था, इसमें भी है। ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और फ्रंट कैमरा भी। ये सब वही चीज़ें हैं जो कि 200 सीरीज में भी आती थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। ये चीज़ें भी पहले इस गाड़ी में आती थी। तो फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स नहीं की गई। ज़्यादा इंप्रूवमेंट साइड पे, बैक पे और अंदर हैं, वो मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की तो लुक्स के लिहाज से ये काफ़ी हद तक कैडिलैक्स या रेंज रोवर्स वगैरह से इंस्पायर्ड लगता है। अगर आप लेटेस्ट कैडिलैक देखें, एस्केलेड या फिर रेंज रोवर देखें तो उनकी हेडलाइट्स भी पतली करके लंबी कर दी गई हैं। सेम गोज फॉर दिस कार और इसमें काफ़ी बड़ी फेक ग्रिल ऐड कर दी गई है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे लुक्स के लिए है। मे बी फेसलिफ्ट के बाद इसकी लुक को बेहतर कर दिया जाए, बट अभी ये ऐसी ही है। कंपनी से जैसे ये गाड़ी आती है वो बिल्कुल सिंपल सी होती है, बम्पर इसके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, बट स्पेसिफिक कार में मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स लगाई हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। फ्रंट पे इसके सिर्फ एक ही इंप्रूवमेंट है और वो है फॉग लैंप में। इसके फॉग लैंप के अंदर कॉर्नरिंग लाइट भी आती है, जो कि पहले सिर्फ लेक्सस 570 ऑफर करती थी। यहाँ पे एक फॉग लैंप तो ऑन है लेकिन एक ऑफ है। जो ऑफ है ये मोड़ने पे ऑन होती है और आपकी साइड की विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। और अगर बात की जाए इस कार की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। वो इंप्रूवमेंट्स ये हैं कि इसके ओवर फेंडर्स जो आफ्टर मार्केट आते हैं ये काफ़ी बड़े कर दिए गए हैं। कंपनी से थोड़ी पतली सी लाइन आती है जो कि 200 सीरीज में नहीं थी, बट ZX का लुक आता ही तब जब इस पे ये वाले ओवर फेंडर्स लगे हुए हों। इस पे की ब्लैक कलर की पट्टी आती है मैट में, जो कि ब्लैक के साथ ब्लैक ही लग रही है, लेकिन व्हाइट में इसकी लुक काफ़ी यूनिक आती है। और इसके अलावा इसके साइड मिरर जो हैं ये भी डोर के अंदर माउंट कर दिए गए हैं। अब 200 सीरीज में ये यहाँ पे आ रहे थे, अब अभी 200 सीरीज को फेसलिफ्ट करा के काफ़ी हद तक इस लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साइड मिरर फिर भी डोर में ही रह जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से आप गाड़ी को आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। एक और निशानी भी है साइड से जो कि मैं कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, यहाँ पे कैमरास भी हैं, 360 कैमरास, पडल लैंप्स भी हैं और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी हैं। फ्री साइड मिरर हीटेड भी हैं और में ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी मैक्सिमम इक्विप्ड है। फिर इसके अलावा रिम भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट हैं और ये 20 इंचेस के हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी LC200 सीरीज जितनी ही है, लेकिन इसका इंप्रेशन थोड़ा छोटा आता है। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से कॉम्पैक्ट लगती है, चौड़ाई के लिहाज से, हाइट के लिहाज से ज़्यादा ऊंची लगती है, बट ऐसा नहीं है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी 200 सीरीज जितनी ही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये लुक ज़्यादा बेहतर लगने लग जाएगी। और इसकी वजह यह है कि जो 300 सीरीज में वाइट आता है, वाइट कलर, वो कंपैरेटिवली 200 सीरीज के वाइट से बहुत बेहतर है। अगर आप GLI का वाइट देखें और ग्रैंडे का वाइट देखें तो GLI का वाइट ऑफ वाइट होगा, ग्रैंडे का वाइट प्योर वाइट होगा, जबकि इस कार के केस में भी सेम सीन है। अगर आप 200 सीरीज का वाइट देखें तो वो ऑफ वाइट है, 300 सीरीज का वाइट पर्ल वाइट है, जो कि बहुत बेहतर है। तो आपको दोनों गाड़ियां साथ खड़े हुए लिटरली एक गाड़ी बहुत पुरानी और कदीम लग रही होती है 200 सीरीज, और नई वाली बड़ी शाइन चमकती हुई गाड़ी लग रही होती है सिर्फ पेंट की वजह से। इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। इस तरह से कि इसमें क्रोम काफ़ी सारा दे दिया गया है।
इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर में आता है, यानी कि इसको मैं यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ किसी भी डोर से। ये चीज़ 200 सीरीज में थी, लेकिन यहाँ पे जो एक और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है ये क्रोम की लाइन। ये क्रोम की पट्टी बैक पे आके काफ़ी थिक हो जाती है और उसके अलावा इसके कॉर्नर भी काफ़ी शार्प कर दिए गए हैं। 200 सीरीज में ये पट्टी जो थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती थी, तो यहाँ से भी आप स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी असली है। फिर इसके बैक पे जो फ्यूल डोर है इसका डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है और इसके जो टायर्स के ऊपर वाले एरियाज हैं इनका कर्व भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी वो ये थी कि इस गाड़ी में ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स आ सकते थे। रेंज रोवर किसी ज़माने से ऑफर कर रही है और पाकिस्तान में इससे आधी कीमत की रेंज रोवर्स भी ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स दे रही हैं, जबकि इसके केस में ये फिक्स ही रखा गया है। आई एम नॉट श्योर वाई। इसके अलावा ये गाड़ी अभी तक सनरूफ ऑफर कर रही है, जबकि रेंज रोवर्स वर्ल्ड वाइड किसी अरसे से पैनोरामिक रूफ दे रही हैं, तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है जो कि इसमें हो सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं की गई। और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी में आ सकते थे, जैसा कि सक्शन या फिर सॉफ्ट क्लोज डोर्स। अगर मैं इसके दरवाजे को पूरा बंद करूंगा तो ये बंद होगा, आधा बंद करूंगा तो ये यहीं पर रहेगा। LX 600 में ये फीचर दे दिया गया है, रेंज रोवर्स किसी ज़माने से दे रही हैं, बट इतनी महंगी गाड़ी में लैंड क्रूजर में ये चीज़ नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल से कि बहुत महंगा फीचर है भी नहीं। सस्ती गाड़ियाँ भी ऑफर कर रही होती हैं। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी से हाइट कंट्रोल भी निकाल दिया गया है, तो 200 सीरीज भी इस लिहाज से बेहतर है कि आप उसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इस कार के केस में वो फीचर खत्म कर दिया गया है। ये ऑटो एडजस्टेबल हाइट वाला सीन है कोई इसका, बट अब इसको खुद रेस और लोअर नहीं कर सकते। ये चीज़ अब सिर्फ लेक्सस LX 600 तक लिमिटेड है। और अगर बात की जाए इस कार के रेयर एंड की, तो यहाँ भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो है इसका टेल गेट। टेल गेट इस गाड़ी में सिंगल ही पीस आता है जो कि ऑल द वे अप जाएगा, जबकि अब तक जितनी लैंड क्रूजर आई हैं उनमें ये स्प्लिट में थे। ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर, नीचे वाला पोर्शन नीचे जाता था, और वो चीज़ बहुत कन्वीनियंट थी इस तरह से कि आप उसके नीचे वाले पोर्शन में बैठ सकते थे। वो चीज़ अब इससे निकाल दी गई है। आई एम नॉट श्योर वाई। रेंज रोवर्स अब तक दे रही हैं LX 600 और इस गाड़ी में टेल गेट सिंगल ही पीस है, तो यहाँ अब आप बैठ नहीं सकते। बाकी एक चीज़ यहाँ पे जो इम्प्रूव की गई है वो है इसकी थर्ड रो सीट्स। ये सीट्स अब सिंकिंग वाली हैं, जो कि प्राडो में 2009-10 से आ रही हैं, बट लैंड क्रूजर में अब जाके देना शुरू की हैं टोयोटा ने। और इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड हो जाती हैं इस तरह से, और उसका फ़ायदा ये है कि जो सीट साइड पे फोल्ड होती थी वो डिग्गी का अच्छा खासा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी, जबकि इस कार के केस में ये सीट फ्लोर के अंदर ही जाती हैं और इसके फ्लोर बेड का एक ही लेवल रहता है और साइड से भी ये ट्रंक ज़्यादा खुला है, तो हर लिहाज से ये एक विन विन सिचुएशन है। इनका एक और फ़ायदा ये है कि इससे हेडरूम बेहतर हो जाता है। जो सीट साइड से नीचे की तरफ फोल्ड होती हैं वो इटसेल्फ काफ़ी मोटी सीट्स होती हैं और ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती हैं, जबकि इस कार के केस पे बड़ी पतली सी सीट्स हैं और फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं, तो जब आप इनको अनफोल्ड करते हैं तब ये काफ़ी तक फ्लोर के अंदर रहती हैं और आपके पास हेडरूम ज़्यादा स्पेशियस बन जाता है इससे। बाकी ट्रंक का एक ही लेवल होने की वजह से आप यहाँ पर अच्छा खासा सामान रख भी सकते हैं और उसके अलावा उसको स्लाइड भी कर सकते हैं। फिर इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करने के बाद भी इसकी ट्रंक और सेकंड रो सीट्स का लेवल एक ही रहता है। बाकी टूल किट इसमें साइड पे दी गई होती हैं, स्पेयर टायर इसका नीचे आता है और उसके अलावा इसकी ट्रंक को भी एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के लिहाज से। इसकी गाड़ी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि आप जाकर मेरे पे देख सकते हैं। खैर, अंदर यहाँ पर इसमें स्पीकर्स भी दिए गए हैं और बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए टेल लाइट्स की, तो ये टेल लाइट्स अलावा LED लैंप वाली हैं और काफ़ी पतली और लंबी सी हैं। 200 सीरीज के केस में यूँ बहुत मोटी थी, इस कार के केस में यूँ बहुत लंबी हैं। और इसके अलावा आप अगर अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं 200 से 300 में, तो आपकी डिग्गी का ये वाला एरिया चेंज होता है। ग्लास सेम यूज हो जाता है, बट डिग्गी का ये पार्ट नया लगेगा। और इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, बैक पे इसमें बॉडी किट्स लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट इसमें सिंगल ही आता है यहाँ पे, जो कि अगेन डिज़ाइन के लिहाज से काफ़ी यूनिक सा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई बहुत सारा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है एज कम्पेयर टू 200 सीरीज। लेकिन इस गाड़ी का एक वाव फैक्टर बहुत है। क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव की गई है बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, इसमें आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा इसमें वुड की ट्रिम सेट कर दी गई है, जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रही हैं। कंट्रोल इसमें इंप्रूव कर दिए गए हैं। लेफ्ट से जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसका MID भी अब पहले से बहुत बड़ा है। राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं इसके क्रूज कंट्रोल के हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर भी इसमें रियल सेंसिंग आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी को ऑन और ऑफ करने के साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील भी ऊपर और नीचे होता है लाइक दिस। और मेरी सीट भी एडजस्ट हो रही है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में मैनुअल फंक्शन आता है सीट्स के अंदर। ड्राइवर अपनी सीट्स के अंदर बैठ के सेटिंग्स बना सकता है और जब भी वो सीट पे आके बैठेगा तो इसका स्टीयरिंग और इसकी सीट की एडजस्टमेंट ड्राइवर के हिसाब से हो जाएगी। जब आप इस गाड़ी को बंद करते हैं तो इसकी सीट पीछे हो जाती है और स्टीयरिंग ऊपर होता है, ताकि आप बाहर आसानी से निकल सकें। और बैठने के बाद जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आपकी सेटिंग के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो चीज़ इंप्रूव की गई है वो है इस गाड़ी का मीटर में इसके MID काफ़ी बड़ा कर दिया गया है और एक क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। पहले ये पिक्सेलेटेड से थे
अब इसमें प्रॉपर एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की स्टैट्स शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की बाकी स्टैट्स वगैरह। और यहाँ से आप इसके बहुत सारे फीचर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक फीचर यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है और वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। मैं एक्सट्रीम राइट पे जाके सेकंड लास्ट जो मेन्यू है इसमें जाके फिंगरप्रिंट सेंसर को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। इसमें आप सेवरल फिंगरप्रिंट्स लगा सकते हैं और फिर फिंगरप्रिंट से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। आप पुश स्टार्ट पे गौर करें तो यहाँ पे सेंटर में एक ग्रे कलर का एरिया दिया गया है, ये सेंसर है और इस सेंसर पे आपकी जो उंगली सेट हो गई है उसी से ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर मैं कोई दूसरी उंगली भी यूज करूंगा तो ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है और आपको सही ट्रांसपोर्टर मूवी वाली फील देता है। ये काफी यूजफुल फीचर है और आप 3 फिंगरप्रिंट इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो 3 लोग जो इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं डे टू डे बेसिस पे वो अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा लेंगे और अगर कोई और चौथा बंदा यहाँ बैठ के इसको स्टार्ट करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी ही प्लास्टिक के फिनिश में है, लेकिन उससे पीछे एक और अच्छी चीज दी गई है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले भी पहले सिर्फ LX570 में आता था, टोयोटा कार्स ऑफर नहीं करती थी, बट अब इस टोयोटा में भी आने लग गया है और इवन ये अब टोयोटा की छोटी छोटी कार्स में भी आने लग गया है, जैसा कि एक्वा या विड्स वगैरह में। तो ये मेरे ख्याल से काफी मजेदार चीज है। इसका हेड्स अप डिस्प्ले आपको इसका आरपीएम भी शो करवाता है, लेन भी शो करवाता है, वार्निंग भी शो करवाता है और स्पीड भी शो करवाता है और ऑब्वियसली आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक सबवूफर दिया गया है, साइड पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। साउंड सिस्टम इसमें JBL का है जो कि LC200 के ऊपर एक काफी इंप्रूवमेंट है। इसमें पिलर में ट्विटर्स दिए गए हैं, डोर्स में स्पीकर्स हैं, बैक पे स्पीकर्स हैं, डिग्गी में भी स्पीकर्स हैं और इसके अलावा सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन बहुत इंप्रूवमेंट है 200 सीरीज के ऊपर। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वाला सिस्टम अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि पहले सिर्फ रेंज रोवर में आते थे, यानी कि यहाँ पे एक अलग से डेडिकेटेड एरिया है जो कि गाड़ी के कंट्रोल्स के लिए है और आपको गाड़ी की स्टैट्स शो करवाता है और फिर लेफ्ट पे जो एक एरिया है यहाँ पे अपना मल्टीमीडिया वगैरह प्ले कर सकते हैं। सेम ये डेडिकेटेड एरिया आप लेफ्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं इस तरह से। तो ये बेसिकली आपकी पूरी स्क्रीन को यूटिलाइज करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कहीं सॉक्स चला दिए तो बाकी सारा एरिया क्रॉप होकर बंद हुआ है। फुल स्क्रीन भी आप इसको कर सकते हैं और इसको स्प्लिट स्क्रीन में भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी पहले से इंप्रूव्ड है। पहले इसका टच काफी मतलब अजीब सा था, कैपेसिटिव था LC200 में, अब ये काफी रिस्पॉन्सिव है। खैर ये फ्लोटिंग डिजाइन में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है और नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं और उससे नीचे इसकी क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस दिए गए हैं। ये फंक्शंस 200 सीरीज में नीचे आते थे। अब इसकी पोजीशन मेरे ख्याल से ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं यहीं से इसकी हीटेड और कूल सीट्स को ऑन कर सकता हूँ, हीटेड स्टीयरिंग व्हील को ऑन कर सकता हूँ। बाय द वे इसके स्टीयरिंग की जो साइड वाली ग्रिप्स हैं ये भी सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको सही कोजी सी फीलिंग देती हैं क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है। नीचे यहाँ पे इसके कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं इसी स्क्रीन के और नीचे यहाँ पे इसकी सीडी का इंसर्ट दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज़ है, आज के टाइम में सीडी कोई यूज़ नहीं करता, बट स्टिल इतनी नई गाड़ी में भी सीडी का इंसर्ट आज तक आ रहा है। खैर यहाँ पे फिर एक JBL की बैजिंग दी गई है और राइट साइड पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड 6 आते हैं, इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस और कस्टम। और फिर अगर मैं इसके नीचे ये MTS दबा दूंगा तो फिर मुझे MTS की डिफरेंट सेटिंग्स शो करवाएगी। इसके 5 ड्राइव मोड्स हैं, वो हैं ऑटो, डर्ट, सैंड, मड और फिर स्नो। सेंटर में मोड सेलेक्टर का डायल दिया गया है जिसको रोटेट करके आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं इस गाड़ी को। फिर नीचे एक डैक दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल और क्रॉल कंट्रोल। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में कवर की हुई हैं बहुत सारे रिव्यूज़ में और अगर आपने वो देखने हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पे साई कार्ड में देख सकते हैं। खैर नीचे पे इसका कार्ड का इंसर्ट दिया गया है, USB का इंसर्ट दिया गया है, C2C पावर आउटलेट दिया गया है जहाँ से आप लेटेस्ट सैमसंग या लेटेस्ट आईफोन चार्ज कर सकते हैं और नीचे फिर यहाँ पे एरिया दिया गया है जो कि ब्लैंक है। ये मेरे ख्याल से वायरलेस चार्जर होता तो बहुत बेहतर था बट नहीं दिया गया। LC300 के शायद फेसलिफ्ट में यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ जाए बट अभी इसमें नहीं दिया गया और होना चाहिए था। 8 करोड़ रुपए की गाड़ी में वायरलेस चार्जर नहीं है। खैर उसके बाद यहाँ पे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और इसको मैनुअल भी चला सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4 और L4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर यहाँ डिफरेंशियल लॉकिंग इस तरह की चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे एक और मेजर इंप्रूवमेंट है इसकी पार्किंग ब्रेक। ये अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है तो ये 200 सीरीज के ऊपर काफ़ी इंप्रूवमेंट है और यहाँ पे ब्रेक होल्ड भी दे दिया गया है। फिर पीछे 2 कप होल्डर्स हैं, एक डीप है एक कम डीप है और इसके अलावा इसके जो आसपास की फिनिश है सारी ये वुड की फिनिश में है। फिर पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कूल बॉक्स है और इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये कूल बॉक्स प्रॉपर फंक्शनल है। रेंज रोवर से इसका कूल बॉक्स बेहतर है। रेंज रोवर कूल बॉक्स आधे घंटे बाद भी ड्रिंक्स को ठंडा नहीं करता बट इसके केस में ड्रिंक्स काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। फिर इसके अलावा ये जो कूल बॉक्स है इसको आप 3 तरफ से ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ से भी ओपन होता है और यहाँ से भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरफ से दबा के पूरे को ही उठा लेंगे। ये एट अ टाइम एक ही तरफ से दबता है और फिर आप इसको बैक से भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से।
लेदर्स का क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स के फंक्शंस की, तो इसमें दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट में मेरी फंक्शन आता है, पैसेंजर की सीट भी है काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर इसके अलावा इसके जो पंच होल्स हैं ये काफ़ी बड़े कर दिए गए हैं, और इसकी वजह से इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसकी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है। फिर इसके अलावा इनके पीछे स्क्रीन्स दी गई हैं। ये जेन्युइन टीवी वाली कार है, ये स्क्रीन्स भी ऑप्शनल हैं और ये पूरी सीट के साथ ही आती हैं। अगर आपने नॉन स्क्रीन वाली कार में स्क्रीन्स लगवानी है तो बेसिकली ये पूरी सीट ही चेंज होती है, और ये अच्छी खासी महंगी सीट है। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की, तो इसमें भी सेम लेदर फॉलो किया गया है। डोर्स में स्पीकर भी JBL के दिए गए हैं। चारों विंडोज इसकी सिंगल टैप वाली हैं, और इसके अलावा साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। बाकी अगर बात की जाए वैनिटी मिरर्स की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है, और ऊपर यहाँ पे माइक्स भी दिए गए हैं, तो मेरी ऑडियो भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर जाएगी। इसके अलावा रेड मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है। केबिन लाइट्स इसमें दी गई हैं लेकिन ये बटन से ऑन होती हैं। एलेक्स वगैरह में टच से ऑन होती हैं, तो इसमें वो चीज़ फॉलो नहीं की गई अभी तक। फिर इसके अलावा यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है, और ये गाड़ी अब तक सनरूफ ऑफर कर रही है, जबकि रेंज रोवर्स बहुत अरसा पहले से, तकरीबन एक डेकेड से पैनोरामिक रूफ्स दे रही हैं। आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने पैनोरामिक रूफ अभी तक क्यों नहीं दी, बट जो भी वजह है अभी तक सनरूफ आ रही है, और आगे भी काफ़ी साल सनरूफ आती रहेगी जब तक ये शेप आ रही है। खैर, इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी 10 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट की साइड पर, और फिर एक दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के नीज पे। इसके बाद अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। तो यहाँ पे 3 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा स्पेशियस नहीं होंगे। इसके अलावा सेंटर में थोड़ा सा हम दिया गया जो कि सेकंड पैसेंजर को थोड़ा तंग कर सकता है, बट नॉनदलेस ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसके अलावा मैं इसकी जो बस है इनको डिक्लाइन कर सकता हूँ इस तरह से, अपने कंफर्टेबल पोजीशन के लिहाज से इस तरह से, या फिर इनको काफ़ी हद तक पीछे भी कर सकता हूँ यूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फीचर जो यहाँ पे इंप्रूव किए गए हैं वो है इसकी स्क्रीन्स। इसकी स्क्रीन अब टच में है। 200 सीरीज में एक रिमोट आता था यहाँ पे जिससे आप स्क्रीन को यूज़ करते थे, और वो बड़ा अनोइंग था। ये चीज़ बहुत बेहतर है। और इसके अलावा एक मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे ये है कि इसमें ड्रे सीट्स भी अब वेंटिलेटेड आती हैं, पहले ये सिर्फ हीटेड थी, तो इनको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले भी इसका काफ़ी इंटरेक्टिव है। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे जो पावर आउटलेट दिए गए हैं ये भी C2C वाले हैं, तो यहाँ से आप लेटेस्ट फोन्स को इजीली चार्ज कर सकते हैं। एयरवेंट्स में यहाँ पे ऊपर भी दिए गए हैं, पाँव में भी दिए गए हैं, सेंटर में भी दिए गए हैं, और अब क्योंकि इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं तो यहाँ भी ऑब्वियसली एयरवेंट्स आते हैं। फिर इसके अलावा इसके रियर विंडो सिंगल टैप वाली हैं। डोर्स में ट्विटर दिए गए हैं JBL के। डोर्स में भी सेम वुड की ट्रिम्स फॉलो की गई हैं जो कि फ्रंट पे हैं। और इसके अलावा इसके अलावा इस गाड़ी में सीट बेल्ट आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, एयर बैग्स आते हैं, और इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीट जो हैं ये सिंकिंग वाली आती हैं। ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है, आई एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड रो पैसेंजर्स गाड़ी में एंटर ऐसे होंगे कि इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड किया जाएगा लाइक दिस। मैनुअली इनको आप फोल्ड करेंगे और फिर आगे चली जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जो है थर्ड रो सीट्स हैं ये भी आप यहीं से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। एंटर होने के लिए यहाँ पे प्रॉपर फुट स्टेप्स दिए गए हैं जिन पे मैं इस तरह से चढ़ के इसमें एंटर हो सकता हूँ। और ये है इसकी जो थर्ड रो सीट्स, इसमें यहाँ पे फोल्ड ये इस तरह से होती हैं, सिंगल सीट्स हैं। और उसके अलावा इसकी सेकंड रो सीट्स को अगर मैं अनफोल्ड करता हूँ लाइक दिस, तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे आराम से लॉन्गर जर्नी के लिए बैठ सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ प्रॉपर मैट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, पावर आउटलेट दिए गए हैं। बैक सीट्स को मैं बैठ के यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। अभी जो मेरी सीट की बैक है ये एडजस्ट हो रही है इससे इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड रो सीट्स के लिए यहाँ प्रॉपर मैटीज दी गई हैं, जैसे कि एयरवेंट्स दिए गए हैं, क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, सीट की एडजस्टमेंट दी गई है, ड्रॉर्स दी गई हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, हेडरेस्ट भी आते हैं इसमें। और इसके अलावा लेग रूम भी यहाँ पे ठीक है, सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं इन सीट्स को यहीं से बैठ कर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसकी सीट्स प्राडो की तरह सिंकिंग वाली हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रूवमेंट है 200 सीरीज के ऊपर। 200 सीरीज में ये सीट्स यहाँ पे फोल्ड होती थी और फिर डिग्गी का अच्छा खासा एरिया ले जाती थी। इनको आप अनफोल्ड भी मैनुअली करते थे। इसके केस में फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही ऑटोमेटिकली होती हैं। ऊपर यहाँ पे माइक थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं, तो इनकी आवाज़ भी वहाँ तक प्रॉपर जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये लाइट्स भी दी गई हैं। बाहर जाने के लिए सेम प्रोसीजर है। मैं सेकंड रो सीट को इस तरह से फोल्ड करूँगा लाइक दिस, और ये आगे की तरफ चली जाती है। और अब मेरे पास यहाँ पे अच्छी खासी जगह है बाहर निकलने के लिए। यहाँ प्रॉपर वार्निंग्स दी गई है कि कैसे आपने बैठना है, कैसे निकलना है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस बॉडी में 2 ऑफर होते हैं, 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल V6 और फिर 3.5 ट्विन टर्बो डीजल V6।
ये गाड़ी 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल है और ZX में यही इंजन आता है। डीजल वाली कार फीचर्स के लिहाज से कम इक्विप्ड होती है और इसके अलावा ZX भी नहीं होती, वो VXR वगैरह होती हैं। खैर ये इसमें फ्लैगशिप इंजन है और सेम इंजन LX600 में भी आता है। ये दोनों ही गाड़ियाँ 407 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि सफिशिएंट बॉडी साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस के लिहाज से LC200 से बेहतर है। इस तरह से कि ये पिक में भी ज़्यादा तेज़ है और एवरेज भी ज़्यादा अच्छी देती है। लेकिन इनिशियली इस गाड़ी में जब ये लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे इंजन में, बट ग्रेजुअली ये 2023 मॉडल है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर दी गई हैं। 409 इस बॉडी साइज के लिहाज से एक अच्छा फिगर है और ये गाड़ी आपको तकरीबन 6, 7, 7, 8 तक की एवरेज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक अच्छी एवरेज है। वैसे ही आपको एवरेज तकरीबन रिबॉन या फिर MGHS वगैरह देती हैं, तो इतनी बड़ी और इतनी लग्जरियस गाड़ी की एवरेज होना एक काफ़ी बड़ी बात है। खैर इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है और अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तो इसका जो इंजन नंबर होता है वो इसके हुड के नीचे दिया गया होता है। इसके हुड को आप ऐसे उठा लेंगे ऊपर तो ये उठ जाएगा, इसके स्क्रूज नहीं होते और इसके नीचे इसका V35A का इंजन नंबर दिया गया होता है। ये आपको तब काम आएगा जब आप गाड़ी का नंबर लगवाने जाएंगे। फिर इसके अलावा चेसिस नंबर इसका लेफ्ट साइड की साइड पे अंदर आता है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स ये सारी चीज़ें आती हैं। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ZX ये है 265, 55 और 20। इसमें 20 इंच का ये मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्रे और सिल्वर के बीच की चीज़ है और लुक्स के लिहाज से काफ़ी यूनिक है। मेरे ख्याल से इसकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। और बाकी टायर्स गाड़ी में डनलॉप ब्रांड ट्रैक आता है जो कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आ रहा है। अगर आप ZX लें, प्राडो लें, लेक्सस लें, रिवो लें, जो मर्जी गाड़ी लें, टायर आपको डनलॉप ब्रांड ट्रैक ही मिलेगा, जस्ट साइज का फर्क होगा। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स वगैरह भी आते हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। हाइट कंट्रोल इसमें ऑटोमेटिक आता है, आप इसकी हाइट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपनी मर्जी के लिहाज से। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड जो भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।